वेलकम फ्रेंड्स। जवाहरलाल नेहरू चीनियों के साथ डिप्लोमेसी में पूरी तरह फेल हो गए। चीनियों ने उन्हें बेवकूफ बनाया और दोस्ती का झांसा देकर 1962 में हम पर हमला बोल दिया और हमें एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस सब के लिए जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार थे या नहीं? आपका ख्याल और मेरी सोच से शायद हकीकत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इतिहास के सबूत को देखते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबाएं, क्योंकि मैं आता रहूंगा ऐसे ही वीडियोस के साथ कानूनी, समाजी और सियासी पहलुओं पे। अब चलिए देखते हैं वेस्ट सेक्टर यानी लद्दाख और ईस्ट सेक्टर यानी अरुणाचल के चीन के साथ बाउंड्री के हिस्ट्री को। इस सिलसिले में आजादी के वक्त क्या स्थिति थी ये जानना जरूरी है। इससे यह पता चलेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट इंडिया और उसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को किस तरह की सीमाएं मिली और उन्होंने क्या कदम उठाए या नहीं उठाए। वेस्ट सेक्टर में लद्दाख की जो सीमा यारकंद और तिब्बत के साथ थी, जो आज चीन में है, वो अनडिफाइंड थी, अपरिभाषित थी, यानी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं थी। और इस वक्त भारत के ऑफिशियल मैप में भी यह सीमा अनडिफाइंड ही दिखाई जा रही थी। असल में फाइनेंशियल बर्डन यानी सरकारी खर्च की वजह से ब्रिटिश प्रशासकों ने काराकोरम पहाड़ को ही बाउंड्री की तरह प्राथमिकता दी, जिसके बाद दिप्सांग प्लेन और लद्दाख प्लेटो के दूसरे इलाके आते हैं और जिसे भारत पूरी तरह से अपना मानता है, लेकिन जो आज कुछ भारत के हिस्से में है और कुछ अक्साई चीन के शक्ल में चीन के पास है। यहां तक कि जब 1878 में कश्मीर की डोगरा हुकूमत ने ब्रिटिशर्स से क्विनलुन शान तक कब्जे की पेशकश की, यानी काराकोरम के बाद देप्सांग प्लेन और लद्दाख प्लेटो का दूसरा इलाका आया, उसके उत्तर का पहाड़ है क्विनलुन शान। तो लेह में ब्रिटिश ऑफिशियल ज्वाइंट कमिश्नर ने एलियस ने ब्रिटिश इंडिया की सरकार को रिपोर्ट भेजा कि ऐसा कोई भी कोशिश एक महंगे ख्वाब की तरह है। यह इलाका इतना वीरान और इतना मुश्किल माना जाता था कि ने एलियस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि चीनी और रूसी द्वारा भी क्विनलुन के दक्षिण तो दूर, उसके उत्तर तक भी कब्जे की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए बाउंड्री काराकोरम तक ही रहने दिया जाए। यही बात 1885, 1888 और उसके बाद की रिपोर्ट्स में भी दोहराई गई। दूसरी तरफ चीन इस इलाके में अपनी सीमा को लेकर जागरूक ही नहीं था, लेकिन 1889 में चाइनीज ऑफिशियल का एक लेटर मिलता है जिसमें एक मदद की गुहार लगाने वाले को उसने लिखा कि चीन की बाउंड्री सिर्फ क्विनलुन शान तक है और चूंकि शिकायत उसके दक्षिण से आई है वो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। यानी इस लेटर से यह पता चलता है कि उस वक्त क्विनलुन शान को ही चीन अपना बाउंड्री मानता था। इस कड़ी में इसके बाद जब 14 मार्च 1899 में ब्रिटिश इंडिया की सरकार ने चाइनीज गवर्नमेंट को एक नोट लिखा जिसमें बाउंड्री लगभग काराकोरम मुस्ताग रेंज पर प्रपोज की गई, यानी चीन की तरफ से यह क्विनलुन शान से भी काफी आगे भारत की दिशा में था। इसका मकसद बाउंड्री फिक्स करना कम और रूस और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक बफर जोन रखना, एक गैप रखना था। चाइना की तरफ से इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, लेकिन एक साल बाद 1999 एडी तक चाइना काराकोरम और मुस्ताग के क्रेस्ट यानी चोटी को अपनी बाउंड्री मानने लगा था। लेकिन ब्रिटिश का यही अप्रोच, रूस को लेकर यही इनसिक्योरिटी ने चाइना की भारत की तरफ, यानी पहले तो तिब्बत और उसके बाद भारत की तरफ फॉरवर्ड पॉलिसी को इनकरेज किया, जिसका हमें बाद में खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन असल में चीन ने क्विनलुन शान के दक्षिणी इलाके को अपने एक्चुअल कंट्रोल में लाने की कोई जाहिरी कोशिश नहीं की। इस वजह से काराकोरम और क्विनलुन शान के बीच में एक तरह से नो मैंस लैंड बना रहता है और इंडिया के मैप में भी अंग्रेजों ने इस बाउंड्री को अनडिफाइंड दिखाया होता है। मैप में यही सिचुएशन 1954 तक
चलता है जब 1 जुलाई 1954 को नेहरू ने यह निर्देश दिया कि मैप में इस इलाके की बाउंड्री को क्विन शान तक दिखाया जाए और सारे मैप को इसी दिशा में अपडेट किया जाए। नेहरू के इस निर्देश पे हम बाद में आएंगे। अभी चलते हैं ईस्टर्न सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश के इलाके में बाउंड्री की क्या स्थिति थी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंडिया की बाउंड्री जो तिब्बत के साथ थी, वो तिब्बत जो आज तो पूरी तरह से चाइना में है, लेकिन उस वक्त चाइना का सिर्फ तिब्बत के ऊपर आधिपत्य यानी सुजरेंटी थी। तो असल में इंडिया की तिब्बत से जो बाउंड्री थी वो 1914 के शिमला सम्मेलन में इंडियन और तिब्बतन अधिकारियों ने मैकमोहन लाइन पे तय किया, जो लगभग उस इलाके की सबसे ऊंची चोटियों से गुजरता है। शिमला सम्मेलन एक्चुअली इंडियन, तिब्बतन और चाइनीज प्लेनिपोटेंशियरीज के बीच हुआ। प्लेनिपोटेंशियरी सरकार के ऐसे नुमाइंदे होते हैं जिन्हें सरकार की तरफ से किसी कॉन्फ्रेंस या किसी एग्रीमेंट में पूरी तरह से फैसले लेने का हक होता है, अथॉरिटी होती है। तो इंडियन और तिब्बतन प्लेनिपोटेंशियरीज के बीच सहमति बनी थी, जिसे चीन के प्लेनिपोटेंशियरी ने भी शुरुआत में साइन किया था, लेकिन बाद में एक दूसरे मुद्दे को लेकर, जो कि तिब्बत और चीन के एक स्टेट इंटीरियर तिब्बत के बीच की सीमा को लेकर था, उस मुद्दे की वजह से चीनी सरकार ने फाइनल साइन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद भी चीन ने शिमला समझौते के सभी पहलुओं पर सहमति जताई, सिवाय तिब्बत और इंटीरियर तिब्बत की बाउंड्री के, और इस सिलसिले में बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को मैसेज भेजा और अधिकारी भी भेजे। इसके बावजूद ब्रिटिश इंडिया की सरकार ने मैकमोहन लाइन तक भारत की सीमा को सुरक्षित करने की कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि यह एक आदिवासी पहाड़ी इलाका था जिसमें टैक्स की संभावनाएं ना के बराबर थी, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री के खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाते। इसका नतीजा यह हुआ कि तिब्बती सरकार त्वांग के इलाके में मैकमोहन लाइन के दक्षिण में भी टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दी। हालांकि तिब्बती सरकार ने मैकमोहन लाइन को बाउंड्री मान लिया था और चीन ने भी कभी इस मुद्दे पर कोई और नजरिया नहीं रखा। इनफैक्ट चीन ने तो ब्रिटिश को बहुत बार रिप्रेजेंटेशन भी भेजे। 1914 के शिमला एग्रीमेंट के इंडिया के संबंध में जो पॉइंट्स थे उस पर सहमति को लेकर के। तो ये पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की लापरवाही थी, क्योंकि भारत देश से उसे कुछ लेना देना नहीं था। उसे तो हर चीज टैक्स के कैलकुलेशन के हिसाब से दिखता था। यह सिचुएशन था जब जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आजादी के बाद मैकमोहन लाइन पर एक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, यानी मैकमोहन लाइन से भी थोड़ा आगे चेक पोस्ट बनवाए, क्योंकि इस इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी का जो श्रृंखला थी वो थोड़ा आगे थी। अब चलते हैं उस निर्देश की तरफ जो जवाहरलाल नेहरू ने 1 जुलाई 1954 को दिए थे, जिसकी बात हमने कुछ देर पहले की। उन्होंने यह निर्देश दिया कि हमारी नीति के तहत और चीन के साथ हमारे समझौते के बाद इस सीमा को दृढ़ और निश्चित यानी फिक्स्ड माना जाना चाहिए, जिसपे किसी के साथ चर्चा नहीं होगी। चर्चा के बहुत छोटे मोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, इन्हें भी हमें नहीं उठाना चाहिए। और यह भी जरूरी है कि इस पूरे सरहद पर पोस्ट की व्यवस्था की जाए, खासतौर पे उन जगहों पे जिन्हें विवादित माना जा सकता है। लेकिन संसाधनों की कमी, चाहे मिलिट्री के टर्म्स में हो या आजादी के वक्त भारत की माली हालत हो, बहुत सारे चेक पोस्ट नहीं बनाए जा सके। खासतौर पे काराकोरम के उत्तर के बंजर लद्दाख प्लेटो में चेक पोस्ट स्टैब्लिश करने और गश्त करने के उपायों में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट रिसोर्सेज की इतनी कमी थी कि जब नेहरू ने अक्साई चीन में चेक पोस्ट और मिलिट्री फैसिलिटी को बढ़ाने पर जोर दिया, तो उस वक्त के होम मिनिस्टर सरदार पटेल साहब ने नेहरू को यह राय दी कि भारत दो तरफा लड़ाई नहीं लड़ सकता है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ फोकस करने की जरूरत है। और शायद वो सही भी थे। लेकिन ये सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स कहीं से भी ये इशारा नहीं करते कि नेहरू इन बाउंड्रीज को लेकर निश्चिंत थे या सो रहे थे। तो क्या चीनियों ने हमें बेवकूफ नहीं बनाया? चलिए देखते हैं हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले जवाहरलाल नेहरू
के चीन के संदर्भ में क्या विचार थे। 18 जून 1954 को तिब्बत और चीन शीर्षक वाले एक नोट के पैरा 4 में जवाहरलाल नेहरू ने जोर दिया कि कोई भी देश आखिर किसी दूसरे देश के परमानेंट गुडविल यानी परमानेंट सद्भाव पर भरोसा नहीं कर सकता, भले ही वो एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हों। वह आगे लिखते हैं कि यह सोच के परे नहीं कि चीन और सोवियत संघ हमारे मित्र जैसे आज हैं वैसे हमेशा ना रहें। निश्चित रूप से यह नामुमकिन नहीं कि चीन के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएं, हालांकि इसकी तत्काल कोई संभावना नहीं है। इसलिए हमें हमेशा बदलाव की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए और अनजाने में पकड़े जाने से सतर्क रहना चाहिए। अगले ही पैराग्राफ में उन्होंने चेतावनी भी दी कि चीन और सोवियत संघ दोनों ही एक्सपेंशनिस्ट ताकतें हैं, विस्तारवादी ताकतें हैं, अपने एरिया और कब्जा बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। चीनी विस्तारवाद 1000 साल या उससे भी ज्यादा से देखा गया है और चीन फिर से एक विस्तारवाद के नए दौर में है। जवाहरलाल नेहरू की इन बातों से कहीं नहीं झलकता या जाहिर होता कि वो अनजान और नादान थे। डिप्लोमेसी में अक्लमंदी यही होती है कि सभी देश से मित्रता की चेष्टा होनी चाहिए, लेकिन सभी की हकीकत जानते हुए सतर्क भी रहना चाहिए। जब आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो नेहरू का कैरेक्टर बाहर निकलकर आता है। कितना गहरा सोचते थे, क्या कशमकश उनके दिमाग में रहता था। वो कशमकश जो हर ऐसे आइडियलिस्ट के जहन में रहता है जो इस बात से वाकिफ है कि आइडियलिज्म को मेंटेन करने के लिए भी संसार में इफेक्टिव होना जरूरी है, यानी प्रैक्टिकल होना जरूरी है। चेष्टा आइडियलिज्म की होनी चाहिए, लेकिन हमारे एक्शंस प्रैक्टिकलिटी का दामन ना छोड़े। यही बात जवाहरलाल नेहरू के हजारों लेखों से जाहिर होती है। फिर गलती कहां हुई या हम चूके कहां? ध्यान रहे कि इंडिया आजादी के वक्त काफी गरीब मुल्क था, कॉलोनियलिस्ट्स द्वारा लूटा हुआ मुल्क था, जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में गरीबी, भुखमरी, तालीम वगैरह की कोशिशें कर रहा था। तो ऐसे हालात में 15 साल इतना बड़ा वक्फा नहीं होता कि हर क्षेत्र में पूरी तैयारी हो सके। इस सिचुएशन में भारत अपने मुश्किल उत्तरी पहाड़ी इलाकों की बाउंड्री पे सिक्योरिटी के इंतजाम की कोशिश कर ही रहा था कि 1962 में चीन ने हम पर हमला बोल दिया। बहुत मुमकिन है कि दलाई लामा को भारत में शरण दिए जाने का ये रिएक्शन रहा हो। इसलिए दलाई लामा को अनुमति देने की समझदारी और सारे मजबूरियों के बावजूद स्वतंत्रता के 15 साल बाद भी भारत की रक्षा तैयारियों में कमी पे तो बात हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव्स पे बात हो सकती है, लेकिन यह कहना कि नेहरू नादान थे या चौकन्ना नहीं थे, यह हिस्टोरिकल फैक्ट्स के खिलाफ है। हकीकत तो यह है कि उत्तर में ब्रिटिशर्स से जो हमें सीमाएं मिली थी, उससे कहीं आगे की सीमाओं का दावा जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इस सिलसिले में देश के अंदर और बाहर एक सुदूर सीमा यानी ज्यादा दूर की सीमा का सार्वजनिक धारणा बनाई, एक आम सोच बनाई कि हमारी सीमाएं कहीं ज्यादा दूर तक हैं। खास तौर पे लद्दाख और तिब्बत बाउंड्री के संबंध में हमारे पास तो पुख्ता सबूत भी नहीं था, फिर भी नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया इस मत के लिए कि काराकोरम के उत्तर का लद्दाख प्लेटो भी, जिसमें अभी का अक्साई चीन का इलाका भी शामिल है, वो भारत का अभिन्न अंग है। आप नेहरू की आकांक्षाओं को, एम्बिशन को जरूर जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन उनके आइडियलिज्म को नहीं। गलती बस यह कह सकते हैं कि उन्होंने ज्यादा दूर की सीमाएं क्लेम की और उसे पूरी तरह से सिक्योर नहीं कर पाए। हालांकि काराकोरम के पार कुछ इलाका अभी भी हमारे पास है जो हमें अंग्रेजों से मिला भी नहीं था, और अरुणाचल तो पूरा हमारे पास ही है। खैर, इस मुद्दे पे आप खुद भी काफी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी और दूसरे दस्तावेजों की कमी नहीं है इस मुद्दे पे, और अपनी राय खुद बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है।